नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो है प्लेटफॉर्म के न्यू बुक बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में दिया हुआ टेस्ट सीरीज नंबर 11। इसमें 150 प्रश्न दिया हुआ है। सारे प्रश्न को डिटेल सोल्यूशन किए हैं। आप इसे एक बार ज़रूर देखें और पूरा देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इनमें से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल कादिर बदायूं ने। अब्दुल कादिर बदायूं ने रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूं, शेख सुल्तान और नकीब खां के द्वारा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवादित पुस्तक का नाम क्या था? तो पुस्तक का नाम था रज्मनामा और रज्मनामा का अर्थ होता है युद्धों की पुस्तक। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा हुई थी? ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना थी। प्रांतों की विधि निर्माण की दृष्टि से प्रांतीय विषयों पर विधि निर्माण की अत्यधिक छूट दे दी गई थी। प्रांतीय विषयों पर केंद्र का नियंत्रण प्रायः समाप्त कर दिया गया था और 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश श्रीवास्तव को। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी हैं। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हुए? तो प्रकाश श्रीवास्तव। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ही एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। सिक्किम राज्य का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, नेपाल तथा चीन के साथ साझा करता है और भारत में पश्चिम बंगाल राज्य से साझा करता है। सिक्किम है जो 1975 ईस्वी में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? 10 डिग्री संधि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है, उत्तर के अमीनी द्वीप और दक्षिण के कन्नानोरे द्वीप। अगला है भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरबन संरक्षित वन के निकट स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये नेशनल पार्क में प्रमुख वन्यजीव प्राणी में बाघ, हिरन, मगरमच्छ पाए जाते हैं। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में किया गया है। यह विद्यालय तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम स्थित टेक्नो सिटी में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य सरकार की तरफ से की गई है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? पहला और स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम 8000। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकागू है जो जापान का सुपर कंप्यूटर है, लेकिन अब फुकागू का चेंज हो गया। अब जो है वो अमेरिका के कौन सा है? फ्रंटियर है। फुकागू का कितने नंबर पे आता है? तो वो दूसरे नंबर पर आता है। यूएसए के फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर जो है वो वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी से दिया जाने लगा। 3 व्यक्तियों को 1954 में दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी को और चंद्रशेखर वेंकट रमन को। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार से आंसर हो जाएगा बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है।
पुलित्जर पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है और इसकी शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी तो 1917 ईस्वी में हुई थी। पुरस्कार विजेताओं को $15,000 का पुरस्कार राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और व्हिटली अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? आंसर हो जाएगा सी, पुलिकट झील। पुलिकट झील है श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील में अरनी, कलंगी एवं स्वर्णमुखी नदियां गिरती है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? क्रिकेट की पिच की लंबाई क्या होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट खेल की शुरुआत 14वीं सदी में इंग्लैंड से मानी जाती है। क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में तो 11 खिलाड़ी होते हैं। और पिच की चौड़ाई जो होती है वो 10 फीट होती है। लंबाई तो कई बार पूछा जाता है, चौड़ाई 10 फीट होती है। और क्रिकेट के स्टंप की जो लंबाई होती है 71 सेंटीमीटर होता है। क्रिकेट को भद्रजनों का खेल कहा जाता है, भद्रजनों का खेल कहा जाता है। हाल ही में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित है? नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो काजू गोवा के मिला है, ये बिल्कुल सुमेलित है। केसर जम्मू कश्मीर के लिए, ये भी सुमेलित है। तीसरा बकथॉर्न फल जम्मू कश्मीर के, ये सुमेलित नहीं है। बकथॉर्न फल लद्दाख की एक महत्वपूर्ण फसल है जो हाल ही में जीआई टैग मिला है। केसर का तो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की। अजय जडेजा को विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बनाया गया था। और मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे अफगानिस्तान था। भारत का स्थान कितना था? तो 13वें स्थान पे था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की। आयुष का पूरा नाम होता है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भव्य मनाया जाता है। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 से 8 सितंबर तक लिटरेसी सप्ताह मनाया गया था। अगला प्रश्न है मैथ का, आइए देखते हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या की 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत इतना है तो 5वीं संख्या क्या है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि माना कि 5वीं संख्या, 5वीं को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं 5वीं संख्या x मान लेते हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? पहली 4 संख्याओं का औसत हमारे पास जो हो जाएगा वो 3x हो जाएगा। प्रश्न से 3x गुना 4 प्लस 5वीं संख्या x बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है? तो ये बराबर हो रहा है 85.8 गुना 5, क्योंकि 85.8 5 संख्याओं का औसत है। यहाँ पर आ जाएगा 4 × 12 1 13x बराबर 429, x बराबर आ जाएगा 33। तो यही हमारा है जो 5वीं संख्या निकल के आ गया c, क्योंकि हम 5वीं संख्या x माने हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तो 5a + 3b अनुपात 6 - 2b बराबर होगा। तो आइए देखते हैं। a/b बराबर कितना दिया है? 2/3 दिया हुआ है। तो 5a + 3b बटा 6a - 2b, अगर इसे हम मान रख देंगे तो 5 × 2 + 3 गुना क्या हो जाएगा 3 बटा 6 × 2 - 2 × 3। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आएगा 19/6। हमारा यही आंसर हो जाएगा 19:6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 16% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। पहले वस्तु का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 5104 गुना 100 बटा कितना
116 बराबर हो जाएगा 4400। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है कितना? दूसरे वस्तु का, दूसरे का क्रय मूल्य हो जाएगा 5104 गुना 100 बटा, इसमें क्या हो रहा है 12% की हानि, तो 88 बराबर हो जाएगा 5800 रुपया। कुल क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? कुल क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो 4400 प्लस क्या होगा 5800, कितना हो गया? 10,200 हो गया। अब कुल विक्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया हुआ है प्रश्न में? कुल विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो प्रत्येक का 5104 तो दुगना कर देंगे, 5104 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10,208। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? तो 10,208 माइनस कितना 10,200, अब बटा कितना कर देंगे, हमें 10,200 पे निकालना है, और ये जो है वो गुना 100 हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 0.078%, यही आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? लगभग 0.08%। आंसर होगा ऑप्शन डी। रीना का खर्च उसकी बचत से 300% अधिक है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि है और बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो माना कि रीना की बचत कितना है? रीना का जो बचत हो रहा है वो 100 रुपया हो रहा है। रीना का खर्च कितना हो रहा है भाई? तो 100 और प्लस 300% कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। 300% अधिक हो रहा है यानी 400। कुल आय कितना हो गया? कुल आय बराबर हो जाएगा 100 प्लस 400, क्योंकि 100 बचत हो रहा है, 400 खर्चा हो रहा है, यानी 500 रुपया है। अब नई आय में कह रहा है कि 30%, नई आय में 30% की वृद्धि हो गई नई आय में, तो नई आय बराबर क्या हो जाएगा? 500 प्लस 500 के 30% उसमें जोड़ देंगे, तो वही हमारे पास वृद्धि हुआ, यानी 650 रुपया। लेकिन बचत में भी कितना हो रहा है? बचत में 20% की वृद्धि हो रहा है। तो नई बचत बराबर क्या हो जाएगा? नई बचत पहले 100 था, इसका 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 बराबर 120। हमारे पास दो निकल के आ गया, नई आय और नया बचत। तो नया खर्चा बराबर हम निकाल लेंगे। नया खर्च बराबर कितना हो जाएगा? 650, हम माइनस 120 बचत कर रहे हैं, तो बाकी जो है वो खर्चा हो रहा है, तो 530 रुपया जो है हम खर्चा कर रहे हैं। तो रीना के खर्च में वृद्धि कितना हो गया? पहले वृद्धि था 530 से पहले 400 खर्चा था, यानी अब 130 रुपया का वृद्धि हो गया। तो 130 रुपया परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कितना? 130 गुना 100 किस पे? पहले 400 पे। तो यही हमारा वृद्धि हो गया, आ जाएगा 32.5। इसे हल करेंगे 32.5% आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त क्रमशः 8 और 160 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। माना कि संख्या कितना है? 8x और कितना है? 8y है। तो लसा बराबर क्या हो जाएगा? लसा बराबर हो जाएगा 8x/, क्या हो जाएगा? 8x/। अब कह रहा है कि इसमें से दिया हुआ है लघुत्तम समवर्त 160, यानी 8x/, बराबर दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। तो x/, बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 20। x/, बराबर हो जाएगा 5 गुना 4। क्यों? क्योंकि सह अभाज्य संख्या है, तो संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा 8x प्लस 8y। 8 कॉमन लेंगे, 5 प्लस 4 8 गुना 9 बराबर 72। तो संख्याओं का योग जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/3 के बराबर होता है। जब उसके अंश और हर दोनों में 2 घटाया जाता है तो प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होता है। मूल भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना होगा? अब प्रश्न में कह रहा है कि इसमें नंबर में कि अगर माना कि भिन्न जो है, भिन्न क्या है? भिन्न x/y है। अब x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बराबर होगा 2/3, तो 3x माइनस 2y बराबर होगा -1। और फिर प्रश्न में कह रहा है कि x माइनस 2 है, दोनों में अगर 2 घटाया जाए तो हमारे पास कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है। जब इसे हल करेंगे 2x माइनस 4 बराबर y माइनस 2, तो 2x माइनस y बराबर 2। अब यहाँ पर ये दूसरा इक्वेशन है और यहाँ पर पहला इक्वेशन है। जब दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 5 और y बराबर आ जाएगा 8। तो योगफल बराबर कितना हो जाएगा? योगफल बराबर हो जाएगा कितना? 5 प्लस 8 बराबर 13। आंसर हो जाएगा बी।
अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर कितना होगा। तो सभी को क्या निकाल लेना है, इसे दशमलव में निकाल। 0.666 है। इसका अगर हम देखते हैं तो 0.7500 है। 4/5 के देखते हैं तो 0.8 है। 5/6 को देखते हैं 0.833 है। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन कौन है, तो सबसे जो बड़ी है वो 5/6 है और सबसे छोटी जो है वो 2/3 है। सबसे छोटी 2/3 है। तो दो इसे घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 5 - 4/6 बराबर 1/6। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 6913x08 संख्या 88 से विभाज्य है। तो 88 से विभाज्य का मतलब क्या है, 8 तथा 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 88 का मतलब है कि वो 8 से भी होगा और 11 से भी, और 8 से विभाज्य का मतलब है अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो आइए इसे अंतिम 3 अंक को करते हैं। x08 है, उसे 8 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम x का मान जो है 0, 2, 4, 6 तथा 8 रखने पर 8 से विभाज्य हो जाएगा। क्या रखने पर, अगर 0 रखते हैं तो भी हो जाएगा, 2 रखते हैं तो भी, 4 रखते हैं तो भी, 6 रखते हैं तो भी, और 8 रखते हैं तो भी हमें क्या हो जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब हमें 11 के विभाज्य को देखना है। 8 का तो हमें मिल गया, 11 से विभाज्य करने के लिए क्या नियम है, 6913x08। तो इसके क्या करना है कि 6 को, 1 को, x को और 8 को जोड़ के हमें 9, 3 और 0 के घटा देना है और उसे क्या करना है, 11 से भाग देंगे। अगर वो पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा तो वही हमें 11 से डिविजिबल मिलेगा। तो आइए जोड़ते हैं। 6 + 1 + x + 8 माइनस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9 + 3 हो जाएगा प्लस 0 बट्टा कितना 11। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 + x - 12/11 बराबर 3 + x/11। अगर x का मान 8 रखते हैं तो संख्या 11 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। अतः 8 और 11 दोनों में भाग देने पर हम पाते क्या है, x का मान 8 होगा, क्योंकि 11 के डिविजिबल में भी 8 की ज़रूरत है और यहाँ भी हमारा 8 है जो कि 8 से डिविजिबल है। अतः x का मान 8 रखने पर क्या हो जाएगा, 88 से डिवाइड हो जाएगा ये 7 अंकों वाली संख्या। आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय पर सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने में उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। तो चाल क्या है, 3:4 है। समय क्या लगेगा, तो 4:3 लगेगा, क्योंकि समय प्रोपोर्शनल टू 1/4 चाल होता है। तो अंतर कितना है, 1 का है। 1 का जो मान है वो कितना मिनट लेट है, 18 मिनट है। तो 3 का मान क्या होगा, 3 का मान होगा 18 × 3 बराबर हो जाएगा 54 मिनट। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है 10% + 20% बराबर कितना है, 332 रुपये। उसने इतना में अधिक बेचा होता तो 20% का लाभ भी कमाता, तो 332 हो जाएगा। यानी 30% बराबर जो है 332 है, तो 90% बराबर कितना होगा, 996 रुपया है। तो अभिष्ट जो विक्रय मूल्य हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो 996, क्योंकि एक व्यक्ति वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है तो 90% निकाल, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 996। 3 ऐसी संख्याएं हैं कि यदि उनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल 182, 230 और 242 प्राप्त होते हैं। दी गई तीनों संख्याओं का औसत क्या है। माना कि 3 संख्या कौन कौन है, तो वो है x है, y है और z है। x + y/2 + z बराबर कितना है, 182 है। किन्हीं 2 संख्याओं का औसत को तीसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो योगफल 182 आता है। हमारे पास इक्वेशन एक ये आ जाता है। दूसरा है y + z/2 व प्लस x जोड़ेंगे तो 230 आ जाएगा। और तीसरा है x + z/2 + y बराबर हो जाएगा 242 हो जाएगा। तीनों समीकरण हमारे पास आ गया है, 3 समीकरण हमारे पास आया है। अब तीनों समीकरण को अगर हम जोड़ते हैं क्या हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा x + y + z + 2 × x + y + z/2 बराबर 654 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे
2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 654, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 327। तो तीनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है बटा 3 बराबर 327 बटा 3 बराबर 109 आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा सी 109। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि नापने के 3 छड़ें हैं क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। 64, 80 और 96 का हमें एलसीएम लेना है। तो कितना आ जाएगा? 960 हो जाएगा इन तीनों का एलसीएम। अब कह रहा है कि कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम लंबाई का कपड़ा पूर्णतः नापा जा सकता है। तो 960 को अगर हम बदल देंगे कितने से, ये सेंटीमीटर है तो मीटर पर सेकंड, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9.6 मीटर। कितना? क्योंकि ऑप्शन में जो मीटर में है, आंसर हो जाएगा बी। आइए सरल कीजिए। एक यहाँ पर दिया हुआ है, इसे सरल करना है। 4 दूनी 8, 1 9, इसे लिख सकते हैं 9/4 लिख सकते हैं। और जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 3 + 1/1 + 4 ऊपर चला गया, ये 9 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 9×4 13/9 लिख सकते हैं। तो क्या हमारे पास आ जाएगा? हो जाएगा 3 + 9/13। जब इसे सोल्व किया 33 39 + 9, 40 + 9/13 हो जाएगा। तो इसे आगे सोल्व करेंगे 48/13। आंसर आ जाएगा ए। यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपनी खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? क्योंकि खर्च में 15%। तो आइए देखते हैं। P × C = E एक फार्मूला होता है। P जो है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 124/100 गुना C बराबर इसमें कितना परसेंट को वो अपनी खर्च में वृद्धि करना चाहता है, तो 115/100। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना है, वही C हमारा आएगा। C बराबर होगा 115/124। परसेंटेज कमी बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 124 - 115/124 गुना 100 बराबर 7.3%। क्या आ जाएगा? 7.3%। आंसर हो जाएगा बी 7.3। अगला प्रश्न है कि ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% वृद्धि होती है तो ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? आइए ए और बी की हम देखते हैं। तो पहले क्या है, बी का 100 था और ए का 140% ज़्यादा है तो 140 हो जाएगा। अब ए में वृद्धि कितना हुआ? 25% की वृद्धि होगा, यानी कितना हो गया? 175। और इसमें क्या हुआ? 40% की वृद्धि हुआ तो ये हो गया 140। अब आय में वृद्धि, आय में जो हमारे पास वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना हो गया? 175 प्लस क्या हुआ? 140 माइनस हो जाएगा 140 प्लस 100 बटा 140 प्लस 100 गुना कितना हो जाएगा? 100। हमारे पास आ जाएगा 75/240 गुना 100 बराबर 31.25%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ टीम ने टूर्नामेंट के 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने से विफल रही है। 2023 वनडे विश्व कप का आयोजन भारत में किया गया था और अगला 2027 में कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित किया जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग का आंसर हो जाएगा सी, 1906 ईस्वी में हुआ था। 23 सितंबर 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खान की अध्यक्षता में किया गया था। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक कर संगठन स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया था। सलीमुल्लाह को इसकी संस्थापक माना जाता है। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी ने। लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी और शेर शाह सूरी राजमार्ग का निर्माण शेर शाह द्वारा किया गया था।
शेरशाह का डाक प्रबंधक मध्यकाल में सर्वश्रेष्ठ था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा टॉम कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में स्थित है। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। तानसेन के बारे में अब्दुल फजल बताते हैं कि ऐसा गायक 1000 वर्षों में नहीं हुआ और ना होगा। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था और तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे। कौन थे? स्वामी हरिदास थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि भारत का कौन सा राज्य शुद्रेश्वर महोत्सव मनाता है? कौन सा राज्य शुद्रेश्वर महोत्सव मनाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। भारत का केरल राज्य शुद्रेश्वर महोत्सव मनाता है। शुद्रेश्वर मंदिर महोत्सव श्री नारायण गुरु 1916 में बृहद पैमाने पर मनाना प्रारंभ किया था। यह शुद्रेश्वर महोत्सव 8 दिनों तक चलता है। मणिपुर के संगोल कांगजई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में खाली स्थान के रूप में अनुकूल किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलो। मणिपुर के संगोली कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में पोलो के रूप में अनुकूल किया गया है। संगोली कांगजेई मणिपुर में खेले जाने वाला पोलो का खेल है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ए, असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। 1 सितंबर 2016 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली द्वीप को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। माजुली द्वीप वैष्णव धर्म संस्कृति का मुख्य केंद्र है। अगला है, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर कितना डॉलर है? तो 55 रुपया है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर 60 रुपया हो जाती तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ? आंसर हो जाएगा ए, अवमूल्यन हो गया। मुद्रा का मूल्यह्रास अवमूल्यन का आशय अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट से है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? आंसर हो जाएगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, जिसका कार्यकाल 1974 से 69 ईस्वी तक चला था। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्याज की कम दर। सुलभ मुद्रा का तात्पर्य है कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो सकने वाला मुद्रा। सुलभ मुद्रा की नीति मौद्रिक नीति के तहत अपनाई जाती है ताकि व्यापार को प्रोत्साहन मिले और रोजगार का सृजन हो। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़े नहीं थे। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 ईस्वी के दौरान कैदियों ने राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया था। भूख हड़ताल के दौरान जतीन दास को 63वें दिन मृत्यु हो गई। 13 सितंबर कब? 13 सितंबर 1929 ईस्वी को। 13 सितंबर 1929 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस जगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव राजगुरु आदि पर चलाया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और बताएं कि कौन सा सही है। आइए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और राजगुरु की फांसी कब हुई है? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को राजगुरु है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये अधिवेशन जो हुआ था वो 1931 के दिसंबर के करीब हुआ था, ये 1931 में। तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा ए। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने ग्रहण किया था। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर यरबदा जेल भेज दिया गया था। इसके बाद अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 31 मई 1930 को अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए थे? तो ये सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वो बागान फसल के श्रेणी में आता है। कहवा अबिसिनिया पठार इथोपिया के 11वीं शताब्दी में अरब से लाया गया था। भारत में कहवा बाबा बुद्धन की पहाड़ियों में लगाया गया है। कहवा उष्ण तथा आर्द्र जलवायु का पौधा है। अब आइए अगले मैथ के प्रश्न में कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत 4300 की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है, तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पे 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी? यहाँ पर P दिया हुआ है 4300, T
टी दिया हुआ है 2, ए दिया हुआ है कितना 4644। SI बराबर हो जाएगा 4644 माइनस 4300 बराबर हो जाएगा 344। आर बराबर हो जाएगा कितना 344 गुना 100 बटा 4300 गुना 2 बराबर 4% हो जाएगा। SI परसेंट बराबर क्या हो जाएगा RT परसेंट बराबर 5 गुना 4 बराबर 20%। अब प्रश्न में कह रहा है कि 120% बराबर कितना है 10,104 दिया हुआ है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 10,104 बटा 120 गुना 100 हमारे पास आ जाएगा 8420। यही आंसर हो जाएगा 8420। अगला प्रश्न है 63,368 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करना है। आइए करते हैं इससे गुना। 6 3 3 6 8 को पहले इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 31,684। इसे 2 से भागा देंगे तो 15,842 आ जाएगा। फिर 2 से भागा देंगे तो 6900 कितना आ जाएगा 6921 आ जाएगा। और इसे 89 से करेंगे तो हमें ये 89 मिलेगा। तो जब इसे फैक्टर के रूप में तो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 89 गुना 89। अब करना पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या है, हमें जोड़ा बैठाना होगा। तो ये तो जोड़ा है, ये है, यहाँ पर बच गया 2। 2 के अगर एक और जोड़ा मिल जाएगा तो हमें वो आ जाएगा पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास है C। 2 से अगर हम गुना करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है। एक दिया हुआ √4096 बराबर 64 इस तरह का है। तो इतना और इतना इतना का मान दशमलव के 2 अंकों तक क्या होगा ये हमें बताना है। तो 40.96 को क्या लिख सकते हैं, 40.96 को लिख सकते हैं √4096 बटा 100 लिख सकते हैं। उसी तरह इससे क्या लिख सकते हैं, इस पर 4 शून्य लिख सकते हैं। इस पर क्या है 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अगर दशमलव को हटाना है तो इतना से हमें डिवाइड करना है, इसे भी उसी तरह करना है। जब उसे अंडर रूट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 4096 को करेंगे तो आ जाएगा कितना 64, क्योंकि हमारे पास ये दिया हुआ है ये 64 और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसी तरह अगले बार में देखेंगे तो अगले बार में भी 64 आएगा लेकिन नीचे 100 आ जाएगा। तीसरा टर्म में फिर 64 आएगा लेकिन फिर 1000 आ जाएगा। अगले बार में 64 प्लस कितना हो जाएगा 10,000 आ जाएगा। हमारे पास ये आ गया। और सभी को अगर हम कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6.4 प्लस 0.64 प्लस 0.064 प्लस 0.0064 इक्वल टू हो जाएगा 7.1104 बराबर 7.11। आंसर हमारे पास आ जाएगा C। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक कार का मूल्य बाइक के मूल्य से 300% अधिक है। यदि कार के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और बाइक के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो 4 कारों और 5 बाइक्स के कुल मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन जाएगा लेकिन देखिए आराम से इसे बनाते हैं और अच्छे से आप समझ पाइएगा। माना कि जो है वो बाइक का मूल्य कितना है x है, तो कार का मूल्य कितना हो जाएगा, कार का मूल्य कितना हो जाएगा x प्लस 3x, क्योंकि 300% अधिक है 4x है। अब कार का नया मूल्य क्या हो जाएगा, कार का नया मूल्य 4x गुना कितना 10% की वृद्धि है यानी 110 बटा 100 बराबर 44x बटा 100। बाइक का नया मूल्य, बाइक का नया मूल्य हो जाएगा कितना x गुना इस पर 130% की वृद्धि हुई है तो ये हो जाएगा 13x बटा 10 हो जाएगा। 4 कार प्लस 5 बाइक का मूल्य, 4 कार प्लस 5 बाइक 4 गुना 4x कार हुआ। अब बाइक तो x था तो 5x बराबर 21x। पहले तो कितना था मूल्य 21x था, लेकिन अब बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो बढ़ा हुआ आया था ये कितना आया था, ये 44x आया था। तो 4 गुना 44x बटा 10 हो जाएगा। अब प्लस ये कितना आया था 13x बटा 10, कितने बाइक की बात कर रहा है तो 5। जब ये सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 24.1x आ जाएगा, 24.1x। अब जो मूल्य है बढ़ा हुआ वो 24.1 है और पहले जो हमारे पास मूल्य आया था वो कितना आया था, वो आया था 21x। तो कितनी की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि के लिए हमें क्या करना होगा, घटा देना होगा 24.1x माइनस कितना 21x। तो आंसर आ जाएगा 3.1x आ जाएगा। तो परसेंटेज वृद्धि निकाल देंगे
परसेंटेज वृद्धि बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 3.1 एक्स गुना 3.1 एक्स गुना 100 बटा कितने में 21 एक्स में। आंसर हो जाएगा 14.8%। सही आंसर हमारे पास कौन आ जाएगा, वो आ जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 लड़कियां हैं, पर 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन इतना किलोग्राम है, लड़कियों का औसत वजन इतना किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा। अब 60 विद्यार्थी में 40% लड़कियां हैं, तो निकाल देंगे कितनी लड़कियां हैं, तो 24 हमारे पास लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत वजन इतना है, तो 60 टोटल विद्यार्थी है, उसका औसत कितना है 59.2 kg है। और 40 लड़कियों का औसत वजन 55 है, तो लड़की कितना थी 24 थी, उसमें औसत वजन कितना है 55। ये सब कैलकुलेट करिएगा, ये आ जाएगा 1320 आ जाएगा, और इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3552 आएगा। अब आगे सोल्व क्या करना है कि लड़कों का औसत वजन, औसत जो है वो लड़कों का कितना होगा। तो लड़कों का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल जो हमारे पास जितना है उसमें 1300 लड़कियों वाला घटा देंगे और भागा दे देंगे, कितना 36 बचा है लड़के, क्योंकि 60 - 24 बराबर 36। आंसर आ जाएगा कितना 62 kg। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, सरलीकरण करना है, दिया हुआ मान। सबसे पहले ब्रैकेट वाला को आप सोल्व कीजिए, फिर भागा को करिए और बाकी सबको कीजिएगा, तो जो हमारा मान आएगा वो हो जाएगा ए 11। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए 22, 20 और 36 के बीच एक पूर्ण संख्या है। 22 जो हमारे पास वो क्या है 20 से बड़ा है, और 36 इन दोनों के बीच के पूर्ण संख्या। यदि 22 दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का गुणनफल है, तो 22 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कितना हो सकता है, 2 गुना 11 करेंगे तो 22 आ रहा है, और क्या हो सकता है तो 2 गुना 13 करेंगे तो कितना 26, 2 गुना 17 करेंगे तो 34, यहाँ तक तो हमें मिल रहा है। 3 गुना 7 करेंगे तो कितना 21, 3 गुना 11 करेंगे 33, 3 गुना 7 करेंगे तो 7 या 21 हो जा रहा है। 3 गुना 11 33, ये भी बीच में आ रहा है। 5 गुना 7 करेंगे तो 35। हमारे पास इतना जो है वो अभाज्य गुणनखंड है अभाज्य संख्याओं का, 1 2 3 4 5 6। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि √x + 1/√x बराबर √7 है, तो x³ + 1/x³ बराबर होगा किसके बराबर होगा। तो आइए सबसे पहले इस टर्म को लेते हैं और इसे दोनों तरफ वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो √x का वर्ग क्या हो जाएगा, x + 1/x + 2 × 1/√x × √x बराबर हो जाएगा कितना √7 के स्क्वायर। तो यहाँ पर x + 1/x ये कट जाएगा तो +2 बराबर 7 हो जाएगा। x + 1/x बराबर हो जाएगा कितना, तो 5 हो जाएगा। हमारे पास एक ये आ गया। अब इसे क्या करेंगे कि दोनों तरफ घन कर देंगे। x + 1/x बराबर 5 को दोनों तरफ घन कर देंगे, यानी क्यूब कर देंगे, तो आ जाएगा x³ + 1/x³ + 3 × x + 1/x बराबर कितना 125 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्यूब। तो a + b के होल क्यूब के फार्मूला पर इसे रख दिए हैं। जब इसे अगले स्टेप पे करेंगे तो आ जाएगा x³ + 1/x³ अब बराबर हो जाएगा 125, और ये इधर अगर चल जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3 गुना x + 1/x बराबर क्या है, तो वो है 5। तो हो जाएगा 125 - 15 बराबर हो जाएगा 110। आंसर आ जाएगा हमारे पास बी। अगला प्रश्न है कि जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। माना कि n बराबर कितना है 13 है, तो n भागा 9 बराबर क्या हो जाएगा, यानी 13 भागा 9 बराबर शेषफल कितना बचता है, शेषफल बच रहा है 4, क्योंकि यहाँ कह रहा है शेषफल 4 बचता है। n को हम क्या मान लिए हैं 13 मान लिए हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि 12n भागा अगर 9 करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, यानी 12 गुना 13 भागा 9 करेंगे तो हो जाएगा 156 भागा 9। तब शेषफल जो हमारे पास बचेगा, शेषफल वो कितना बचेगा 3 बचेगा। आंसर आ जाएगा ए 3। प्रश्न में दिया हुआ था कि n को 9 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 4 बचता है, तो आप मान लिए हैं n बराबर 13। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि a और b की आयु का अनुपात 4:7 है और उनके व्यय का अनुपात जो है
आय का अनुपात 4:7 और व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 48 रुपया बचाता है तो बी की आय कितना है। तो आइए, अगर ये ए है, बी है, इसका जो आय है वो 4x है, इसका 7x है, खर्चा इसका 22 है और इसका 2y है। तो बचत कितना हो रहा है, 4x माइनस y, और इसका बचत 7x माइनस 2y। अब कह क्या रहा है कि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 48 रुपये बचाता है तो बी की आय कितनी है। कह रहा है कि 7x माइनस 2y बराबर कितना हो जा रहा है, 4800 हो रहा है। और इसका भी बराबर अगर हम करते हैं 4x माइनस y बराबर भी 4800, क्योंकि दोनों को कह रहा है, दोनों प्रत्येक माह 4800 रुपया बचा रहे हैं। 7x माइनस 2y और 4x माइनस y को अगर इक्वल है दोनों, तो इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास y बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3x में। और प्रश्न क्या कह रहा था कि 4x माइनस y बराबर 4800, तो 4x माइनस क्या है, y बराबर 3x बराबर कितना हो जाएगा, 4800। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना, तो 4800 आ जाएगा। उसी तरह अगर हम निकालेंगे तो b की आय निकल जाएगा, b की आय बराबर कितना हो जाएगा, तो b की आय बराबर है 7x। तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 4800, 7 गुना कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा, क्योंकि 7x है, b का है, x का मान हमें 4800 आ रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इस महासागर, समुद्र, प्रसन्नता होगा कौन सा, तो वो होगा ए, हर्ष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो आइए देखते हैं, ई से +1 गया, एफ है, और एफ से अगर हम +1 करेंगे तो जी होगा, और जी से एच, एच से आई होगा। उसी तरह एफ से ई क्या है, -1 है, और अगर हम ई से फिर -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी होगा। तो एक बार प्लस है और एक बार माइनस का सीरीज चला, एक बार +1, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1 है। जब इसे पूरा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। आइए देखते हैं क्या है। तो 9 के स्क्वायर प्लस 9 यानी 81 + 9 क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। 81 + 9 बराबर हो रहा है 90। उसी तरह 15 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, प्लस 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 240। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस तरह अरेंज किया है। तो जिस प्रकार टेम्पो को अवरोही क्रम में लिख के इस तरह लिखा है, उसी प्रकार डॉल्फिन को अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे, तो वो लिखेंगे इस तरह। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। ईंधन, डीजल, बर्तन। आंसर हो जाएगा डी, चम्मच। जिस प्रकार डीजल एक प्रकार का ईंधन है, उसी प्रकार चम्मच एक प्रकार का बर्तन है। भारत सरकार की अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा से लिया गया अर्ध संघीय रूप का प्रावधान। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान रूस से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत। फ्रांस देश के संविधान में यह वर्णन है, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की व्यवस्था लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन संबंधित प्रावधान लिया गया है। ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों का क्या कारण है, उसका विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो आइए देखते हैं कौन सा कारण है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। बिल्कुल सही है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी सही है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही है। अगला प्रश्न है कि नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाली है। नेपाल में लोकप्रिय आंदोलन अप्रैल 2006 में शुरू हुआ था। अब वर्ष 2015 में नेपाल में एक नया संविधान अपनाया गया था। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है और राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग किया गया था।
वर्ष 1930 में साइमन आयोग ने भारत से बर्मा के अविलंब पृथक्करण की अनुशंसा की थी। अगला है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश भी, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश भी और पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश भी चीन ही था। ये तीनों जो है वो चीन है। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि में लिखे गए अभिलेख गंधार से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय कितने हैं? आंसर हो जाएगा डी, 29 विषय को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में 1992 को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? आंसर हो जाएगा डी, M.K. गांधी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। महात्मा गांधी ने महसूस किया था कि गांव को न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तो वो है निर्वाचित मुखिया, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों, ए और बी दोनों, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? आंसर हो जाएगा ए, 243 से लेके यस तक नगर पालिका से संबंधित है। निम्नलिखित योजना और कार्यक्रम का मेल कीजिए। निम्नलिखित योजना और कार्यक्रम को मेल कीजिए। आइए मेल करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसका हो जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना तीव्र औद्योगिकीकरण। तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत उद्यमों का प्रसार। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। पंचम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो वह था न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो होगा डी। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशकों हेतु आमंत्रित किया है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 60.72%। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, 5 प्रकार के विकास तत्वों को। भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य। निम्नलिखित में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है, एक असमान है। असमान शब्द को सही करना है। तो एक है हास्यपूर्ण, मजाकिया, प्रशंसित और मस्खरा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्खरा। मस्खरा करना मतलब मखौल उड़ाना, मतलब किसी दूसरे लोगों को मस्खरा उड़ाया जाता है, जबकि शेष कोई भी व्यक्ति का स्वभाव होता है। निम्नलिखित 4 संख्याओं के युग्म में से 3 संख्या किसी प्रकार एक समान है, एक युग्म असमान है। असमान संख्या को चयन कीजिए। यहाँ पर 4 अनुपात कितना है? तो वो है 15 है, जो किस तरह है? 4 के स्क्वायर 16 माइनस 1 किया हुआ है। यहाँ पर 6 और 35 है, यहाँ भी 6 के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 36 है। यहाँ पर 7 और कितना है? 46 है। 17 49 माइनस 1 48 होना चाहिए, यानी हमारे पास डिफरेंट यही है। 9 80 का 9 नमा क्या होता है? 81 माइनस 1, तो ये 80 आ रहा है, यानी तीनों तो सही है, सी डिफरेंट है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आ जा रहा है, यहाँ है CEGIK है। तो ये +2 है, ये +2 है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी +2 है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये MOQSU है, ये भी +2 है, +2, यहाँ से +2 और ये +2 है। UWYAC है, U से W गया +2, W से Y गया +2, Y से गया +2, I से C गया +2 है। PRTWY तो होगा +2, लेकिन T से W +3 है। T से W की अगर हम बात +3 है, अब W से Y +2 है, यहाँ पर एक +3 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न किस तरह अरेंज है वो देखना है। तो D से H गया +4 है, H से L गया +4 है, L से P गया +4 है, ये भी U से Y गया +4 है, Y से जो C गया +4 है। इसमें भी R से V गया है +4 है, ये भी +4 है, ये भी +4 है, लेकिन D से
जो हमारे पास जी जाल है वो +3 है। यहाँ पर जो है RBZDJ है, तो यहाँ से जो है वो +3 में है, जबकि सभी जो है +4 के सीरीज है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए, चांदी, नारंगी, बैगनी, आसमानी में क्या डिफरेंस है, अलग है इनमें से कौन एक? तो आंसर हो जाएगा ए, चांदी। नारंगी, बैगनी, आसमानी ये सभी रंगों का प्रकार है, चांदी रंग नहीं बल्कि धातु है। 81 नंबर है 4, 27, 16, 125, 49, 218, 9, 64। ये देखते हैं 4 2 के स्क्वायर है और ये 3 के क्यू है। 16 4 के स्क्वायर है और ये 5 के क्यू है। 49 7 के स्क्वायर है और अगर हम इसे देखा जाए 7 के स्क्वायर तो ये 6 के क्यू +2 है। ये देखा जाए 3 के स्क्वायर है, 4 के क्यू है। यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है, तो आंसर हमारे पास आ जा रहा है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि फेस्टिव को इस तरह के कोड किया जाता है, हंगर को इस तरह के रूप में कुटबद्ध किया गया है, तो ग्रुश के किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा? यहाँ पर क्या किया गया है कि स्वर अक्षर के स्थानीय मान में 6 जोड़ दिया गया है। स्वर में जो भी मान होगा उसमें क्या कर दिया है, +6 जोड़ दिया गया है। लेकिन व्यंजन को क्या कर दिया गया है, व्यंजन को क्या कर दिया गया है कि विपरीत करने के बाद जो मान आएगा उसमें से 5 घटा दिया गया है। ये हमारे पास 2 तरह के कोडिंग किया गया है। अब इस तरह के अगर हम कोडिंग में देखेंगे ग्रुश के, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक भाषा में प्रपोज को इस तरह कोड लिखा जाता है, तो लाइट को किस तरह लिखा जाएगा? हमें देखना है। P से P गया कितना, +0 है। R से P गया है कितना है, -2 है। R से जो हमारे पास है P है -2 गया है। फिर O से क्या है, O ही गया है। O से O गया है तो ये है 0 गया है। फिर अगला बार देखेंगे S से Q गया है तो -2 है, यानी कि यहाँ पर कोड है 0, पहले में -2, फिर +0, फिर -2, फिर +0, यानी 0 -2 0 -2 का कोड है। अगर लाइट को इसी तरह हम लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि डेवलपमेंट को ट्रेंड डेवलप लिखा जा सकता है तो इवोल्यूशन को कैसे लिखा जाएगा? तो जो हमारे पास MENT है उसे क्या कर दिया गया है, TNEM लिखा गया है, और डेवलप को उसी तरह लिखा गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। H-8 और H80 = 29 है, तो BOX क्या होगा? तो आइए देखते हैं। H का क्या मान है, 8 दिया हुआ है। A का क्या होता है, 1 होता है। T का होता है 20, सबको जोड़ दिया है तो 29 लिखा गया। उसी तरह B का होगा 2, O का होगा 15, X का होगा 24, तो हमारे पास आएगा कितना, 41 41। आंसर हो जाएगा डी। 7 × 8 = 49, 4 × 4 = 12, 6 × 4 = 18, 9 × 6 = क्या होगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ किया गया है 7 × 8 - 7 यानी 56 - 7 किया गया है, कितना हो जाएगा 49। 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, उसमें से 4 घटा देंगे हो जाएगा 12। 6 × 4 है, कितना हो जाएगा 24, और -6 कितना हो जाएगा 18। तो 9 × 6 54 हो जाएगा, उसमें से 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 45। आंसर हो जाएगा सी। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पे रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो आइए देखते हैं। 5 × अगर 3 5 या 15, 15 × 2 करेंगे कितना हो 30 हो गया। लेकिन 5 3 8 2 10 -10 कर देंगे तो हमारे पास ये 20 आ जा रहा है। क्या आ रहा है 20 आ रहा है। यानी एक बार तीनों को गुना कीजिए और उसे घटा दीजिए तीनों के जोड़ के, तो ये हो जाएगा 8 × 5 = 40 -8 × 5 = 13 1 14 26, यानी ये सही है। इसमें हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 × 3 कितना हो जाएगा 54, और उसमें 9 3 12 2 14, तो 14 घटा देंगे हमारे पास आ जाएगा 40। आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम है। आइए सबसे पहले पहला कॉलम देखते हैं। 4 + 3 × 4 - 3 क्या है, तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 7 हो रहा है। दूसरे कॉलम में किया गया है 6 + 5 × 6 - 5, यानी 6 5 कितना हो गया 11 × 1 = 11। तीसरे कॉलम के देखते हैं जिसे निकालना है, तो 8 + 5 का किया जाएगा × 8 - 5, 8 5 13 × ये 3 कितना हो जाएगा 39। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा बी। दिया गया वेन आरेख निम्नलिखित समूहों में से किसे सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है? आइए देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा
कि एक साल में ये जो पूरे है वो साल हो जाएगा, और इसमें कितना महीने, और ये जो अंदर होगा वो क्या होगा, सप्ताह होगा। आंसर हमारा हो जाएगा डी। मसाले जीरा भोजन की बात करें तो हमारे पास जो हो जाएगा, भोजन के अंदर ही आता है कौन सा, मसाला, और उसके अंदर आएगा ही मसाला में जीरा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, तो हो जाएगा ए। अगला है हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा डी, तिरिचमीर। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। तिरिचमीर चोटी पाकिस्तान में है। हिंदू कुश का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत नौशक पर्वत है, और तीसरा स्तोर ओ नल है। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसी वेयर का। केसी वेयर का। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है। भारतीय संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय का। रेड सिंधी नस्ल गाय का मुख्यतः है। पाकिस्तान के कराची में और हैदराबाद में ये पाई जाती है। होल्स्टीन फ्रीजियन गाय विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती है, और गिर गाय भारत में दुधारू गायों में से एक माना जाता है। साहिवाल नस्ल की गाय का मूल स्थान जो है वो पाकिस्तान में है। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। कौन सा ग्रह, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसका बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, और वरुण को सर्वाधिक ठंडा ग्रह कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। प्रवाल कम गहराई पर पाई जाती है, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश एवं ऑक्सीजन की कमी होती है। प्रवाल को विकास होने के लिए जल को अवसाद रहित होना आवश्यक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ है। सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह गंगा का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए हो, खाली स्थान कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आधुनिक आवधिक नियम। आधुनिक आवधिक नियम बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या पर आधारित है। परमाणु संरचना के अध्ययन के संदर्भ में ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले ने 1913 में तत्वों के एक विशिष्ट गुण की खोज की। उन्होंने बताया कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के समान होती है। किसी तत्व के लिए परमाणु संख्या का मान स्थिर होता है। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसेंट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसेंट्रिक कहलाते हैं। और गुणसूत्र किसी एक किनारे पर हो, टीलोसेंट्रिक कहलाता है। और ऐसे स्थान पर हो जिसमें एक गुणसूत्र का बड़ा भाग दूसरा छोटा हो, एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। और ऐसे स्थान पर हो जहां गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाए, मेटासेंट्रिक कहलाता है। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र, आंसर हो जाएगा ए, बैरोमीटर कहलाता है। बैरोमीटर का आविष्कार इवान ग्लिस्का टॉरिसेली को कहा जाता है। अगला है, यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी? ताप अपरिवर्तित अगर रहता है तो P बराबर हम फार्मूला जानते हैं, आई स्क्वायर क्या आर है। अब कह रहा है कि I को 100% वृद्धि कर दिया जा रहा है, यानी पहले I था, अब कितना हो गया 2I। तो P बराबर क्या हो जाएगा 2I का होल स्क्वायर इंटू आर, यानी 4I स्क्वायर आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4I स्क्वायर आर हो जाएगा। अब ऊर्जा क्षय में वृद्धि कितना हो गया, ये हमारे पास P2 निकल गया, P2 माइनस P1, तो 4I स्क्वायर आर माइनस I स्क्वायर आर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3I स्क्वायर आर। अब प्रतिशत क्षय जो हमारे पास ऊर्जा क्षय का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 3P1 बटा P1 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा हमारे पास 100%। में निकाल रहे हैं तो आंसर हो जाएगा 300% सी।
जेड जेड बाई जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, मोर में देखा जाता है। लिंग निर्धारण ये इस तरह का पक्षियों, सरीसृपों तथा मछलियों में देखा जाता है। निम्नलिखित में किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकता है। सबसे ज़्यादा स्पीड में कहाँ जा सकता है? तो इस्पात में जा सकता है, उसके बाद दूध में, उसके बाद वायु में। विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? आंसर हो जाएगा ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, ये तीनों में गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम लागू हो रहा है। लेकिन ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, इसमें ये नहीं किया गया, समझाया नहीं गया है। प्रोटीनों के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। एमिनो अम्ल के इस क्रम को क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना। प्रोटीनों की प्राथमिक संरचना कहते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर वस्तु से प्राप्त ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता के द्वारा तापमान मापता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए वेन आरेख में आयत एक क्लब की महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज नृत्य को पसंद करने वाले को दर्शाता है, वृत्त गायन पसंद करने वाले को दर्शाता है, पंचभुज नकल करने वाले को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी की व्यक्तियों की संख्या को दर्शाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो जो हम ये है वो किसके? नृत्य का है, ये नकल का, और सर्किल जो है वो गायन का, और जो बड़ा वाला वर्ग है वो महिला का। तब कह रहा है कि कितनी महिलाएं ना तो नृत्य करना पसंद करती है और ना ही नकल करना पसंद करती है। तो स्पष्ट है कि कुल 23 + 41 माने तो 23 + 41 जो ये है 41 महिलाएं ना तो नृत्य और ना ही नकल करना पसंद करते हैं। आंसर हो जाएगा डी, 64। एक ही पासे के 3 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। चिन्ह एंड के विपरीत फलक में कौन सा चिन्ह होगा? तो आइए सबसे पहले देखते हैं, दोनों में परसेंटेज कॉमन है, तो यहाँ से चला देते हैं क्लॉकवाइज। तो परसेंटेज, उसके बाद इस तरह, और उसके बाद हैशटैग। यहाँ पर क्या है? परसेंटेज है, यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर एंड है। तो एंड के अपोजिट कौन होगा? हैशटैग। आंसर हो जाएगा ए। सरवन उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, पहले 45 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरब की ओर। 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। निम्नलिखित में से किस वर्ष पुनः 5 जनवरी के दिन शुक्रवार होगा? जिस 2 वर्षों के बाद विषम दिनों की संख्या 0 होता है तो वह 2 वर्ष समान होता है। यानी 5 जनवरी 2018 से 5 जनवरी 2024 तक के मध्य के दिनों की संख्या अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 बराबर 7/7 यानी 0। अतः 5 जनवरी 2024 का दिन भी शुक्रवार होगा। 18 में है तो 24 में है, क्योंकि बीच में कि 2020 जो है वो लीप वर्ष आएगा तो उसका भी काउंट किया जाएगा। 2 दिन 1 से 2 है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2024। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिससे श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से भरे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 111 नंबर प्रश्न चलते हैं, देखते हैं क्या है कि वही संबंध है जो पहली दूसरी संख्या से है और छठी संख्या का 5वीं संख्या से है। तो हमें संबंध निकालना है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या है उसे बताना है। तो आइए देखते हैं। अगर 13 × 6 करते हैं तो कितना आता है? 78 आता है। और 13 × 9 करते हैं तो कितना आता है? 117 आता है। अब आइए इसे देखते हैं। उससे पहले 108 162 का देखते हैं। तो 18 × 6 करेंगे तो कितना? 108 आ रहा है, और 18 × 9 करेंगे तो कितना आ रहा है? 162। यानी एक बार 6 एक बार 9 से गुना किया जा रहा है। अब 15 × 6 करेंगे तो कितना होता है? 90 आ रहा है, और 15 × 9 करेंगे तो 135 आ रहा है। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, मामा। नेक्स्ट प्रश्न है, 6 लड़के हैं एक पंक्ति में और 6 लड़कियां हैं दूसरी पंक्ति में, इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के की ओर मुँह किए हुए, जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। अब यहाँ जो हमारे पास प्रश्न कह रहा है कि उस लड़की के ठीक आई जो है उस लड़की के ठीक दाईं ओर खड़ी है, जो दाईं छोर पर खड़े लड़के बाई की ओर मुँह करके खड़ी है। केवल भी एक्स और वाई के बीच खड़ा है। जेड यू के ठीक बाईं ओर और डब्ल्यू के ठीक दाईं ओर खड़ा है। के यू की ओर मुँह किए हुए है और जे के ठीक बाईं ओर खड़ी है। तो एन एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर खड़ी है। निम्नलिखित में कौन है जो जे की ओर मुँह किए हुए है?
जब इसे हम बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह का बन के आएगा। इसका जो होगा वो x होगा, यहाँ पर v होगा, ये y होगा, यहाँ पे w होगा, यहाँ पे z होगा, यहाँ पे u होगा, और यहाँ पर जो होगा वो l होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो ये i होगा, यहाँ पर m होगा, यहाँ पर जो हमें आएगा वो n होगा, उसके बाद 2 आएगा वो j होगा, और यहाँ पर k होगा। इस तरह के हमें मिलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा z। एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया है 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है। दोपहर 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा। 6 बजे से दोपहर 2 बजे कितने घंटा हो जाएगा, तो 8 घंटा हो जाएगा। 8 घंटा में कितने मिनट होता है, तो 480 मिनट हो जाएगा। उसमें वो कितने 5 सेकंड लेट चलता है, यानी 480 गुना 5 कर देंगे 2400 सेकंड लेट हो गया टोटल। अब 2400 सेकंड में 60 सेकंड से भागा देंगे तो मिनट आ जाएगा, तो 6 4 यानी 40 मिनट कितना हो जाएगा, 40 मिनट वो लेट हो रहा है। यानी 2 बजे अगर हम बात करें तो कितना बजा हुआ रहेगा, 2:40 हो रहेगा घड़ी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि पश्चिम उत्तर हो जाता है, उत्तर पूरब हो जाता है और इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाती है तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इधर होता है और ये भी घूम रहा है तो ये हो जाएगा इस दिशा में। किस दिशा, इस दिशा में। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि एक्सीलरेशन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा। तो उसे लिखेंगे किस तरह, ए सी सी ई आई एल एन ओ आर एस टी, इस तरह लिखेंगे। बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में आ रहा है आई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पी क्यू से लंबा है, आर एस से लंबा है। यदि एस क्यू से लंबा है परंतु पी से छोटा है और पी आर से छोटा है तो कौन सबसे लंबा है। हमारे पास जब इस प्रश्न के हल करेंगे तो इस तरह के सीरीज बन के आएगा। एस हो जाएगा, यहाँ पर क्यू होगा, तो सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ए से एफ गया, एफ से आई गया, आई से एन गया, एन से क्या जाएगा, उसके बाद है क्या बी गया। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि +5 किया गया, +3 किया गया है, +5 किया गया है, +3 किया गया है, तो क्यू आ गया। उसके बाद +5 किया गया है। अगला जो है हमारे पास वो सी से क्या गया, एच गया है, एस से के गया है, के से पी गया है, पी से एस गया है, क्योंकि एस इसलिए गया है कि यहाँ पर +5 है, ये +3 है, +5 है, +3 आ रहा है। नेक्स्ट टर्म देखते हैं बी से +3 करते हैं तो ई गया है, ई से +5, ऊपर +5 से शुरू हुआ था लेकिन नीचे वाला +3 से फिर +5 आया था। फिर जे गया और जे से +3 करेंगे तो एम आएगा, एम से +5 करेंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। तो इसी तरह अगर हम अगला देखेंगे, अगला भी शुरू होगा हमें डी से +3 से, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सी। उस विकल्प को चुनें जिसकी संख्या उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए सेट की संख्याएं संबंधित है। 91, 143, 221। ये देखते हैं 91 बटा अगर 13 करते हैं तो 7 आता है, 143 बटा 13 करते हैं तो 11 आता है, और 221 बटा 13 करते हैं तो 17 आता है। उसी तरह अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए में तो 84 बटा कितना करेंगे, 12 करेंगे तो 7 आएगा, 132 बटा 12 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11, 204 बटा 12 करेंगे तो 17। यानी एक ऐसे संख्या से भाग दीजिए जिसमें 7, 11 और 17 आना चाहिए, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ए। 120 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा सी। 121 की बात करें कि उस कथन का चयन कीजिए जो बॉर के मॉडल की सीमा नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। एक कक्षक में उपस्थित E- के वेग ऊर्जा की गणना संभव है। बॉर मॉडल की सीमा नहीं है कि एक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन E- के वेग और ऊर्जा की गणना संभव नहीं है। बोर ने इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा में ऊर्जा, त्रिज्या एवं वेग की गणना की थी। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोगसिद्ध संबंध किसने खोजा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीगर और नट्टल ने। किसने, गीगर और नट्टल ने। सोडी एवं फजर ने अल्फा एवं बीटा कणों के उत्सर्जन से संबंधित वर्ग विस्थापन का नियम दिया था। अल्फा एवं बीटा कणों के उत्सर्जन को रेडियो सक्रिय पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा थोरियम का एक अयस्क है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनाजाइट। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। यूरेनियम का कौन कौन सा है, तो
कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड। कैडमियम के ग्रीनोकाइट। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु के द्रव्यमान पे। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु पर आरोपित बल एवं बल के द्वारा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन पर निर्भर करता है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फा पार्टिकल का। कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है? आंसर हो जाएगा डी, स्कंदन। कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन स्कंदन कहलाता है। जब किसी कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य अल्प मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन के कोलाइडी कण उदासीन हो जाते हैं तथा परस्पर मिलकर अवक्षेप का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रम स्कंदन कहलाता है। कोलाइडी विषमांगी विलयन है। दूध जो है वो पायस कोलाइड है, रक्त सोल कोलाइड है, धुआं कोहरा तथा बादल जो है एरोसोल कोलाइड है। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो खाली स्थान की उपस्थिति का पता लगा सकता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभवांतर का पता लगा सकता है। वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध जल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। वोल्टमीटर परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है? वो अनंत होता है, अनंत होता है। HIV का इलाज नहीं होने पर खाली स्थान हो सकता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो सकता है? तो वो एड्स हो सकता है। एक्वायर इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। किसी वस्तु का संवेग खाली स्थान पर निर्भर करता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करता है। संवेग बराबर होता है वेग गुना द्रव्यमान। क्या होता है? वेग गुना द्रव्यमान। दंत क्षय का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दांतों का सड़ना। जीवाणु के कारण दांतों में छिद्र हो जाता है जिसे अस्थि क्षय कहते हैं। अगला है, किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? आंसर हो जाएगा ए, आहार नल बनाते हैं। आहार नल, आहार जाल अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक जाल है जो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से संबंधित रहती है। प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है जो पुनः अनेक अन्य जीवों द्वारा खाए जाते हैं। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों की वेगों का सही क्रम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा, बीटा और उसके बाद क्या है? अल्फा। सबसे ज़्यादा गामा के, फिर बीटा के, उसके बाद अल्फा का। टेलीविज़न संकेतों की आवृत्ति परास है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 मेगाहर्ट्ज से लेकर 200 मेगाहर्ट्ज तक है। खाली स्थान उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल पैनल। निम्नलिखित में कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इक्वल टू होता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। आंसर हमारा हो जाएगा बी, जो अवक्षेपण अभिक्रिया है। दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। 4 से 9 कितना है? तो 4 गुना 2 प्लस 1 9 किया गया है। 9 गुना 2 प्लस 2 कितना किया गया? 20 किया गया है। 20 गुना 2 प्लस 3 कितना किया गया है? हो गया 43। और 43 गुना 2 प्लस 4 किया गया है कितना? तो वो होगा 90। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, आइए देखते हैं। सभी कागज कैंचियाँ हैं। अगर ये कागज है तो ये क्या हो जाएगा? कैंचियाँ हैं, कैंचियाँ हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ कैंचियाँ जो है वो पत्थर है। क्या है? पत्थर है, पत्थर है। हमारे पास सभी कैंचियाँ कागज है, बिल्कुल गलत है। कुछ पत्थर कैंचियाँ हैं, सही है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। अगला प्रश्न फिर से कथन एवं निष्कर्ष का है, आइए देखते हैं। कोई साबुन जो है, कोई भी साबुन है, यहाँ पर साबुन वो मिठाई नहीं है। क्या नहीं है? मिठाई नहीं है, मिठाई नहीं है। अगर कह रहा है उसके बाद सभी मिठाइयाँ कप है। सभी जो मिठाइयाँ हैं वो क्या है? तो वो है कप है। प्रश्न में कोई मिठाई साबुन नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ कप मिठाइयाँ हैं, बिल्कुल सही। कुछ मिठाइयाँ साबुन है, गलत है। सभी कप मिठाइयाँ हैं, गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा बी, 1 और दोनों अनुसरण करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शब्दों को सार्थक क्रम को दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पहले भूमिका होगा, विषय सूची, प्रस्तावना, अध्याय, फिर क्या होगा? संदर्भ सूची होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन का कुछ रिमोट आर जो है वो है
टावर है और कुछ टावर टी जो है वो सिग्नल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 141 नंबर फिगर वाला प्रश्न है। फिगर वाला प्रश्न काफ़ी ईजी होता है, आप सोल्व कर लीजिएगा। आंसर इसका होगा बी। 142 नंबर की अगर हम बात करें तो वो होगा ए। 143 नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। 144 की अगर हम बात करते हैं तो 144 नंबर का हो जाएगा ए। 145 नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, तो 8 से 12 गया गुना 3 किया गया है, 12 से फिर क्या है 16 है, वो क्या किया गया प्लस 8 से प्लस 4 किया गया है और ये भी प्लस 4 किया गया है। 16 से प्लस 4 20 किया गया, 20 से प्लस 4 24 किया गया है। अब अगला तो नहीं है, उसके जस्ट वाला पूछ रहा है, ये सीरीज देखते हैं। 4 से 16 गया है, वो क्या किया गया है 4 से 16 तो प्लस 12 जोड़ा गया है। 16 से 28 किया गया है, प्लस 12 जोड़ा गया है। 28 से प्लस 12 40 और 40 से प्लस 12 जोड़ेंगे तो 52। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला पासे वाला है, आकृति मोड़ने पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इसी में, वो 3 का अपोजिट जो होगा वो 4 होगा, 2 का अपोजिट जो होगा वो क्या बनेगा 5 बनेगा और 1 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। तो हमारे पास जो है वो तीनों अपोजिट साइड वाला एक साथ कभी नहीं आ सकता। जो है अपोजिट साइड विपरीत फलक कभी भी एक दूसरे के अगल बगल फलक पर नहीं आ सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें कितने त्रिभुज है, आंसर हो जाएगा सी 21 त्रिभुज है। अगला प्रश्न है, समीकरण को सही बनाने के किन चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 149 नंबर का उसी तरह चिन्हों को परस्पर बदलना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 150 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सभी है जो एक एक स्टेप यहाँ बढ़ रहा है, 2 यहाँ चल रहा है, 3 यहाँ, लेकिन 5 जो है ये सिर्फ उलट जा रहा है। तो हमारा प्रश्न होगा आंसर वो हो जाएगा ए। ये था प्लेटफॉर्म के बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।